हम चरस और अफीम का कारोबार करते थे, जो कानूनी तौर से जुर्म और मजहबी तौर से गुनाह है। इसलिए हमें सजा मिली। हमारी आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए ये काम कभी मत करना। इस वक्त जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनको कहीं ना कहीं बचपन में आपने टीवी पे तो जरूर देखा होगा, स्पेशली अगर आप बचपन में डीडी कश्मीर देखते थे। एक बहुत ही माहिरीन एक्टर, साथ ही में एक थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुके हैं और हर साल कश्मीर में फिल्म फेस्ट भी यही ऑर्गेनाइज करते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनके सफर के बारे में। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया जो आप आए, सुबह सुबह टाइम निकाला और मुझे भी बुलाया जी। मुश्ताक साहब, पहले जानने की कोशिश करेंगे, बचपन से आप इस फील्ड में हैं, बचपन से एक्टिंग कर रहे हैं, कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और कैसी ये जर्नी अभी तक रही? ये मैं बोलूँ, इसका टर्निंग पॉइंट जो था वो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे परेड होता है। मैं एनसीसी में था स्कूल में, तो मुझे उस परेड के लिए चुना गया। तो तब मुझे कुछ नहीं पता था गाना, घर में तो खैर वो बाथरूम सिंगर सभी होते हैं, तो वहाँ पे शाम को कल्चरल प्रोग्राम बहुत मस्त होते हैं, तो उसमें कहा गा लोगे? मैं कहा हाँ। तो वहाँ पे मैंने गाया भी, और वो एक्शन सॉन्ग होते थे उन दिनों में, एक्शन सॉन्ग बोलते थे, गाना भी और साथ में हल्का हल्का डांस करना। तो मैंने किया, तो सब बोले बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। मैंने कहा मैं आर्टिस्ट कहाँ से अच्छा, क्या मुझे नहीं मालूम था, बच्चा था 8वीं में पढ़ता था। तो खैर किया, और 74 की कहानी कुछ और थी, तब इतना एक्सपोजर नहीं था हमारी जनरेशन को। तो खैर वो किया वहाँ पे अच्छे से, रोज शाम को कुछ ना कुछ होता था वहाँ कल्चरल प्रोग्राम, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से आए तो फिर मेरा थोड़ा थोड़ा इन टच रहा, और मेरा उठना बैठना थोड़ा सा हुआ। बहुत सीनियर आर्टिस्ट, मैं तो बच्चा ही था, सॉन्ग और ड्रामा डिवीजन के कुछ आर्टिस्ट वो मुझे बुलाते थे, आ जाया करो, स्कूल के बाद आया करो। यहाँ पे रीगल चौक में उनका ऑफिस था, मैं जाता था, तो वहाँ बड़े बड़े मतलब एल्डरली आर्टिस्ट या म्यूजिशियंस मेरे साथ बजाते थे, कहते हाँ बेटा गाओ। तो मैं गाता था, मुझे मालूम ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, गाता था और मेरे सब बजाते थे, और हारमोनियम लेके पूरे 2-4 लोगों की टीम बैठती थी। उनके लिए मैं था कि बच्चा गा रहा है, चलो इसको एनकरेज करते हैं। तो ऐसे शुगल वहीं से मुझे किसी ने बोला दूरदर्शन करोगे, टीवी में काम करोगे? मैं कहा मुझे नहीं आता। बोला एक्टिंग? मैं कहा एक्टिंग नहीं मुझे आती। बोला नहीं तुम कर लोगे, तुम अच्छे आर्टिस्ट हो। मैं कहा ठीक है। तो वो बहाना बना मेरा, दूरदर्शन नया नया खुला था, तो वहां पे बहाना बना मेरे काम करने का। तो फिर वो कहते थे देयर वाज नो लुकिंग बैक। लेकिन सिर्फ एक था कि मेरी पढ़ाई अभी मतलब इनिशियल स्टेज में थी, तो घर वालों ने मना किया ज्यादा काम करने, बोला पहले पढ़ाई कर लो। मेरी माँ का एक बहुत जबरदस्त कहना था कि अगर पढ़ लिख के तुम स्वीपर का काम भी करोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अनपढ़ रह जाओगे तो फिर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे तो किसी काम के नहीं है। तो खैर वो बहुत इंसिस्ट करती थी पढ़ाई पे, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती पढ़ाया है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। तो उसके बाद बोला अब तू आजाद है, जो करना कर। और यकीन मानिए थिएटर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ज्वाइन किया है। टीवी कर चुका था, रेडियो कर चुका था। रेडियो में क्योंकि रिहर्सल वगैरह ज्यादा नहीं होती थी, 1-2 दिन। टीवी में भी वैसा था, लेकिन मैंने फुल फ्लेश जो फिर इस फील्ड में आया हूँ, तीनों फील्डों में, स्टेज, रेडियो, टीवी, वो 81 के बाद आया हूँ, पीजी करने के बाद। फिर जॉब आप भी करता रहा वो सब, लेकिन फिर मैंने पूरी तरह से इस काम में उन्हें इंडल्ज हो गया जी, इमर्स हो गया। आपने लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले किए हैं, कोई ऐसा स्पेशल रोल जो हमेशा आपके साथ रहा है कि नहीं ये रोल जो है मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस भाई सबसे अच्छा था और मेरे साथ ये कैरेक्टर जो है जुड़ गया है? अच्छा, होता क्या है, कभी आप बहुत मेहनत करते हैं किसी रोल के लिए या डायरेक्शन में कुछ भी, तो वो लोगों को पसंद नहीं आता, ठीक है। कभी आप कैजुअली कुछ करते हो तो वो हिट हो जाता है, तो वो यू आर नॉट श्योर कि कौन सी चीज चल जाएगी। मैंने एक सीरियल किया था, वो पहला कलर सीरियल था कश्मीर का, शबीर मुजाहिद साहब ने डायरेक्ट किया था, एंड इट वाज इन 1985-86 में वो सीरियल बना, कलर का था। और मुझे वो रोल मिला, बड़ा डायनेमिक रोल था उस हिसाब से। स्टार्ट में मैं विलन होता हूँ और एंड में देन आई टर्न अ गुड मैन। वो एंड में मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनता हूँ उसमें। तो उसमें जब कॉलेज का मेरा वो सीन थे, तो उसमें बड़ा वो बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं होता, नवाब अच्छे घर का लेकिन बिगड़ा हुआ बच्चा, शरारती विलेन इन सेंस के क्रिमिनल नहीं था वो, बट हाँ नॉटी जरूर था। क्लास में लेट आना, प्रोफेसरों के वो मजाक उड़ाना, अच्छा ये है वो है। तो वो रोल मेरा, उम्र भी कम थी और मैंने यकीन मानिए उसमें कोई मेहनत नहीं की, बस जैसे मुझसे वो हो गया तो हो गया। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का एक्टिंग में, और वो रोल आज भी लोगों को याद है। उसमें एक मेरा डायलॉग था, सुर करे
लोग आज भी इतने सालों के बाद भी वो पहचानते हैं उस रोल को। वो कहते हैं, अच्छा उसके बाद मैंने अनाउंसमेंट की, मैंने डायरेक्शन की टेलीविजन में, तो लोग बोलते थे याची सुरिख, मतलब डायरेक्टर में भी मुझे सुरिख बोलते थे, मैं अनाउंसर कहता याची सुरिख करा अनाउंसमेंट आज, तो उस सुरिख वाला नाम अभी तक जुड़ा हुआ है। हाँ, अभी भी जो उस एज के लोग जो मिलते हैं, नई जनरेशन को तो पता नहीं है, वो मुझे अलग काम से जानते होंगे, डायरेक्शन में या फिल्म फेस्टिवल के जरिए से जानते हैं, लेकिन जो शुरू में मेरा वो नाम पड़ा सुरिख करे, तो वो अभी तक वो चल रहा है। जी जी, वो जुड़ा हुआ है। आजकल की बात करें, आजकल जब सीरियल्स वगैरह बनते हैं और तब के आपके टाइम पे जो सीरियल्स बनते थे, क्या डिफरेंस रहती थी? एक्टर्स को कैसे मतलब सामने आके प्ले करना पड़ता है, और कितनी डिफरेंस आपको आज के टाइम और उस टाइम में लगती है? बहुत बहुत, मैं बताऊंगा, जो बचपन में तो मुझे याद है 15 रुपए की फीस मैंने ली है बच्चों के प्रोग्राम की, और जब एक्टर बना 81 में, माई फीस स्टार्टेड फ्रॉम 150 रुपीज ओनली। खैर तब पैसे का वैल्यू भी थोड़ा ठीक था, लेकिन वो 150 रुपया, या अगर महीने में 2-3 प्ले कर लिए 500-600 हो गया, तो वो हमारा चाय पानी में ही लग जाता था, घर नहीं जाता वो पैसा। मैं जॉब करता था उन दिनों, तो जॉब की सैलरी घर जाती थी, ये पैसा तो रास्ते में उड़ जाता था। और उन दिनों चाहे टेलीविजन करते थे, रेडियो करते थे, थिएटर करते थे, पैसे के लिए कोई नहीं करता था, बस शौक के लिए करते थे। तो आज मतलब सोर्स ऑफ इनकम हमारा कुछ और होता था, शौक हमारा ये होता था। आजकल बहुत सारे लोग इसमें प्रोफेशनली जुड़े हैं। अब जब प्रोफेशनली जुड़े हैं तो दे वांट इनकम फ्रॉम दिस सोर्स, तो थोड़ा सा वो इसका जो सिस्टम बदल गया है, अब थोड़ा पैसे के लिए काम होता है, शौक थोड़ा सा पीछे हो गया है। तब शौक ही शौक था, और बहुत से स्टेज प्ले में तो पैसा दे के करना पड़ता था, हमने कंट्रीब्यूट करके स्टेज प्लेस किए हुए हैं, हमें पैसा एक भी नहीं मिलता था। आज तो स्टेज के लिए भी लोग, आर्टिस्ट लोग पैसा मांगते हैं कि कितना दोगे, मैं कहा यार खर्चा उतना नहीं है, तो खैर दे देते हैं थोड़ा बहुत निकाल के। तो ये फर्क आया है, तब पैसा पीछे था, काम और शौक पैशन आगे था। आज पहले पैसा है, बाद में देखेंगे काम क्या, अच्छा कितने दिन लगने, इतने दिन में इतना कमाया, ठीक है, कमर्शियल होना बुरा नहीं है, मैं उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन वो शौक की कमी है, जज्बे की कमी है। मतलब आप काम करते करते आपको यहाँ पे एक फीस मिल रही है, उसके डबल कहीं और मिल गई, काम छोड़ के वहां चले जाएंगे, वो मैं पैसे की बात कर। तब ऐसी कमिटमेंट होती थी। मैं खुद बताऊंगा, एक दिन ईद थी, और ईद के 2-4 दिन के बाद हमारा प्ले होने वाला था, और मैं अकेला उसमें मुसलमान था, बाकी सब गैर मुस्लिम थे। तो उन्होंने कहा यार बीच में ईद आ रही है, तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं ईद वाले दिन भी आऊंगा रिहर्सल करने। बोला आओगे? मैं कहा हाँ, मुझे सिर्फ सुबह की ईद की नमाज पढ़ने की आप मोहलत दे देना, और लंच करूंगा मैं घर में सबके साथ, और 2 बजे मैं थिएटर में आ जाऊंगा। यकीन कीजिए, ईद का दिन नमाज पढ़ी, खाना खाया सबके साथ घर में, और 2 बजे मैं भाग गया थिएटर में, शाम 6 बजे तक रिहर्सल करता रहा। वो आज के दिन में शौक के लिए कोई नहीं करेगा, पैसे के लिए शायद कर ले, शौक के लिए वो नहीं है। अच्छा, और एक ये भी वक्त था कि मैं एट अ टाइम 2-2, 3-3 प्लेज में काम करता था, वो भी लीडिंग रोल में, स्टेज की बात कर रहा हूँ, टीवी में भी वो बाद में बताऊंगा। तो मैं 4-5 और जॉब भी करता था, 4:30-5 से रिहर्सल शुरू करनी, पहले एक ग्रुप के साथ, फिर दूसरे ग्रुप के साथ, फिर तीसरे ग्रुप के साथ, और तीसरे ग्रुप के साथ रिहर्सल खत्म होती थी 11 बजे रात के। उन दोनों हालात कुछ और थे, और हमारे सारे थिएटर का जो सिस्टम था ये ज्यादा हब्बा गदल साइड में ही होता था, और 11-11:30 में हब्बा गदल में फ्री होता था, और तब ना गाड़ी थी, ना साइकिल था, ना कुछ, पैदल आते थे रात को। फिर मैंने घर उनसे मांग के एक साइकिल लिया था, फिर साइकिल से थोड़ी आसानी हो जाती थी, हब्बा गदल से मैं जवाहरनगर आता था। तो वो शौक करवाता था सब कुछ, लेकिन वो शौक आज मेरी करियर की बुनियाद है। तो एक नशा, काम का, बुरी चीज का नशा नहीं, एक काम का और अच्छे काम का नशा था, और आप लोग भी रखिए वो नशा, किसी एक अपना एम पकड़िए, उसमें नशा लाइए। जब तक जुनून और नशे की हद तक वो चीज आप में नहीं आएगी, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। मिस्टर साहब, इसके साथ साथ जानना चाहेंगे, बहुत सारे रोल्स किए हैं आपने, कोई ऐसा रोल जो आपको लगा कि शायद ये नहीं करना था, या कोई ऐसा रोल कि ये जो है मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी जर्नी? नहीं, छोड़ना तो मैंने कुछ नहीं चाहा। छोटी सा एक इंसिडेंट बताऊंगा। एक सीरियल था, उसमें मैं, अतुर था ड्रामे का नाम, ये पता नहीं 89-90 के आसपास बना। तो उसमें मैं एक तो विलन था, और विलन भी मतलब बहुत ज्यादा क्रिमिनल विलन था। आई एंजॉय एवरी पार्ट, और मैं एक्टिंग में ये कहूंगा कि जितने आपको अलग अलग किस्म के रोल मिले, उतना आप में निखार आएगा, और अपने डाइवर्सिटी आएगी, और आप विल ट्राई योरसेल्फ वेदर यू कैन डू इट और नॉट। मुझे याद है उसमें
मतलब शराब और भी जो बुराइयां हैं, मैं बोल नहीं सकता कैमरा के सामने, उस शख्स में सब बुराइयां थी। तो मैंने वो किया, मजे से किया, एंजॉय किया, सीरियल बन भी गया। अब यकीन मानिए यहाँ से मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई, हालात थोड़े से बदल गए, तो वो सीरियल इनके पास था, इन्होंने ऑन एयर कर दिया। लेकिन मेरी एंट्री दूसरे तीसरे एपिसोड के बाद थी। अब मैं सोचा यार हालात बदल गए हैं, मैं शराब भी पी रहा हूँ और बुराइयां भी कर रहा हूँ इस रोल में, तो लोगों पे क्या असर पड़ेगा। उनको नहीं मालूम है कि 2 साल पहले बना हुआ है। अब मैं खामोश, क्या किया जाए, बोल भी नहीं सकते। वो बोलेंगे जी आपने फीस ली है, आपने एग्रीमेंट किया हुआ, कैसे इसको हटाएं। उसमें एक हमारी हीरोइन थी, नाम नहीं बताऊंगा, तो उसने भी थोड़ा कम ही काम किया था, तो वो आने वाली, वो शायद आ चुकी थी अभी पहले एपिसोड में या नहीं, तो वो आती है दूरदर्शन, रिक्वेस्ट करती है डायरेक्टर को, सर हालात बदल गए हैं, मेरे को इस रोल में देखेंगे तो मुझे मार देंगे बाहर। तो उसके कहने पे डायरेक्टर ने वो सीरियल रोक दिया और हम बच गए। हम नहीं बोल सकते थे, उसने बोला, उसकी बात का असर हुआ। तो लेकिन मैं गंदे से गंदा कैरेक्टर करने को तैयार हूँ, अच्छे से अच्छा है, उसमें डाइवर्सिटी है। यू चेक योर टैलेंट कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये शरीफ है, बदमाश है। एक मैंने किया प्ले, जबकि मेरा जो हुलिया है वो एक अमीराना, नवाब, ब्यूरोक्रेट, थानेदार, उसमें मैं बड़े इजीली फिट होता हूँ। एक ने मुझे कहा गरीब किसान में, कहा यार मैं तो शक्ल से गरीब नहीं लगता। तो बोला नहीं, पता नहीं वो डायरेक्टर भी अजीब था, नहीं यार मैं तेरी आंखों में देख रहा हूँ, तू कर लेगा। मैं कहा यार सर मैंने आज तक नहीं किया है गरीब का रोल, ठेकेदार, करप्ट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, कुछ भी ये बदमाश टाइप का वो, क्योंकि मेरे जिस्म और फेस, मेरी गाल पिचके हुए नहीं है। बोला नहीं तू कर लेगा। लोगों को यकीन ही नहीं होगा गरीब का बच्चा है। हाँ, तो मैं कहा नहीं। तो फिर मैं खुद से क्या करता हूँ, पहले अपने आप को तैयार करता हूँ। मैंने अपनी मूछें कटवा दी और दाढ़ी अपनी नेचुरल रखी, ताकि उससे क्या होता है, थोड़ा आपका फेशियल फीचर्स कम हो जाते हैं और आप थोड़े से गरीब लगने लगते हैं। मैं वो 10-20 दिन पहले था, जितनी दाढ़ी आई मैंने दाढ़ी रखी। मैंने कहा उनको, मैं कहा मूछें मैं बहुत कम करूंगा या हटा ही दूंगा। तो उन्होंने फिर वो वाली मूछें दी मुझे, गाँव वाली, मतलब गाँव वाली क्या, वो जो मरोड़ने वाली। हाँ, तो लेकिन दाढ़ी मैंने थोड़ी थोड़ी रखी, ताकि थोड़ा इसको पीछे करने को। और खैर एक्टिंग में कर ली कि गरीब मेरे वो कुछ नहीं है, पानी नहीं आ रहा, खेत में मेरा नुकसान हो रहा है, ये। तो मैं कहा मैं करूंगा तो जरूर, लेकिन मेरे ऊपर सजेगा या नहीं सजेगा। तो लेकिन वो भी कहते हैं अच्छा ही हो गया। तो बड़े वो एक्सपीरियंसेस रहते हैं जी। आपका एक सीरियल आया था फिर साल। हाँ जी। फिर साल एक कश्मीरी कल्चर से रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ डिड यू इम्प्रोवाइज दोस थिंग्स इनटू द सीरियल? मैं बताऊंगा इसमें कैसे क्रिएटिव प्रोसेस होता था एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर? इसमें ज्यादा क्रेडिट जाता है मेरे राइटर को, रफीक इशबरी साहब ने वो लिखा था। और उन्होंने, मैं हमेशा बोलता था मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, ये दे दो वो दे दो, और वो टेलीफिल्म थी, सीरियल नहीं था। तो उन्होंने वहीं से कहा वो मुश्ताक वैसी असल चीज लिख मुझे नहीं खतर में क्या जी, फिर साल। हाँ फिर साल है, वो तात्पर्य चोट, इस समाज के ऊपर चोट है फिर साल पे। तो स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने, उस पर फिर डिस्कशंस हुए, तो करते हैं। उसमें एक अजीब चीज हुई, जो मैंने, मरहूम मेरे दोस्त थे रियाज गिलानी साहब, बहुत अच्छे एक्टर, वो भी मुझसे ज्यादा मोटे और गाल भी और पेट भी और ये, और एज भी उनकी ठीक ठाक थी, मतलब 20-25 की एज की नहीं थे वो, ही मस्ट बी 40 और 45 दैट टाइम। तो वो भी कहता यार मैं नहीं। और मैंने लड़की ली, वो बिल्कुल पतली सी, अंजू डुल्लू उसका नाम है, अब बड़ी होगी लेकिन अभी भी वो पतली है, वैसी स्मार्ट है, कंट्रास्ट जी। तो जब उसको लिया, वो भी तैयार। तो ये कहता है इसको अपनी जगह ये वो ना कॉम्प्लेक्स हो गया, यार मैं इस लड़की के साथ नहीं सज रहा हूँ, मैं इसकी बाप की उम्र का लगता हूँ, और हुलिया में भी वो। मैं कहा मेरा काम है ना, मैं कॉमेडी इसी चीज को बोलते हैं। मैं कहा करने दो, आप एक्टिंग जो करनी है वो प्रॉपर करो, लीव इट टू मी। अच्छा, उसमें फिर वही चीज, अच्छा उन्होंने बोला नहीं वो कॉम्प्लेक्स नहीं यार, मैं इसे बड़ा लग रहा हूँ। मैं कहा तो लगे ना, मैंने एक डायलॉग ऐड करवा दिया है, गोरची चती में वो समझिए सा फर्क। मैं कहा हो गया, यू आर सेटिस्फाइड, चलो आगे। मैं कहा उसी की कॉमेडी क्रिएट करो, ये छोटी हो कहेंगे डायलॉग में भी बोल देगी, है तो इतना बड़ा, मेरी माँ बाप से गलती हुई, तुमसे मेरी शादी करवा दी, हो गया ना जस्टिफाई। लेकिन एक्टिंग जबरदस्त की अंजू डुल्लू ने, रियाज गिलानी साहब ने, और वो ऐसा जबरदस्त, उनका जो मोटापा और उस लड़की से उम्र ज्यादा होना, वो ऐड किया रोल में, तो एंजॉय किया। और उसका एंड यही था, जैसे आपने फरमाया कि एंड में जाके उसका जब बाप भी मर जाता है, बीमार होता है, तो अभी तक ये गया नहीं है ससुराल शादी के बाद। तो अब सब घर में रो रहे हैं, तो कहते उठो चलो चलते हैं, वहां पे ताजियत हुई है।
तो ये अपने माँ बाप से भी और बीवी से भी कहता है, ना ना तू ही बुको दगाच क्या है फादर इन लॉ गुजरे मैं माचो फिर साल ही करमुत। तो वो उसमें कॉमेडी भी थी, सटायर भी था समाज में। एग्जैक्टली जी, जी। जो सोसाइटी का बिल्कुल बिल्कुल एड्रेस वो भी था, वो भी किया और कॉमेडी में किया, और वहां पे वो रोना आया सबको। और वो लड़की रो रही है उस सीन में, सब माँ बाप है, इसका दोस्त आता पैगाम लेके है हेर बाबा गुजरोए उन्हें अच्छा जैसे कोई तो सेरी मुझसे शीन आए उन्होंने बुको दिखा मैंने फिर साल ही करो। तो यहीं पे हमने एंड कर दिया था। इसी के साथ साथ मुश्ताक साहब, आपने अपनी लाइफ के बारे में इतना बताया, आपकी जर्नी सुनकर बहुत अच्छा लगा। इतने सारे रोल्स आपने किए जो दिलों में बसे हुए हैं लोगों के अभी भी कश्मीर के। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो ये सीरियल्स, स्पेशली कश्मीरी सीरियल्स वगैरह आते ही नहीं हैं। जो भी अगर हम अपनी से पहली जनरेशन की बात करें, बहुत मिस करते हैं। इवन इन माई होम माई दादी जब वो बात करते हैं बहुत मिस करते हैं उस चीज़ को। दीदी ने हो सीरियल हो इस विशान तो क्यों हुए बंद, और जो नई जनरेशन है कैसे अब इस एक्टिंग करियर को, इस थिएटर को ले रही है? पहले मैं बात करूंगा, आपने जो सही बोला, जो पुराने लोग थे मतलब उस जनरेशन के अप टू मैं ये कहूँ कि 2010 या 12 तक जो चिपके रहते थे कश्मीर डीडी कश्मीर की चैनल से। हमारा एक प्रोग्राम था तो वहाँ एक IAS ऑफिसर आए, कश्मीरी थे, तो उन्होंने एक दो एक्टर देखे जो सीनियर एक्टर थे, तो कहने लगे सर आपको ना मेरी दादी देखती थी टीवी पे। तो दे कनेक्टेड, तो उनकी घर में माँ दादी वगैरह वो सभी एक्टर को जानती हैं। आज की जनरेशन शायद नहीं जानती हो, क्योंकि 10 साल नहीं 15 साल हो गए यहाँ पे लोकल में कुछ किया तो जी, जो उसके बाद उनको तो पता भी नहीं है। तो लेकिन वो कनेक्शन था, और जो थोड़े एल्डरली या मिडिल एज लोग वो आज भी हमें कहते हैं कि हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, आप क्यों नहीं करते। लेकिन उसका कसूर हमारा नहीं है, हम तो तैयार है काम करने के लिए। गवर्नमेंट ने वो चैनल बंद क्या किए, उसको फंड्स देना बंद कर दिया, प्रोग्राम बनाने बंद कर दिए। वो बहुत बड़ा शौक लगा हम आर्टिस्टों को भी, और हम जो प्रोड्यूस करते थे हमने उसमें पैसा लगाया था, और हमारा बहुत सारा पैसा दूरदर्शन में फंसा हुआ है। मेरा अकेले का 25 लाख है वहां पे पिछले 15 साल से। इसी तरह से किसी का कम किसी का ज्यादा होगा, लेकिन लाखों में पैसा, क्योंकि काम चलते चलते बीच में हमने रोक दिया। अब जाहिर है कुछ प्रोग्राम किए हैं, अंदर दिए हैं, उनकी पेमेंट नहीं निकली है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो बीच में प्रोग्राम रोक देना और सिस्टम रोक देना, और कोई पेमेंट ही नहीं दे रहे। जो काम हो चुका है, रिसीव हो चुका है, चल भी चुका है, उसकी पेमेंट अभी तक नहीं मिल रही। तो वो नहीं मालूम गवर्नमेंट को क्या ये मजबूरी हुई कि एकदम से काम रोक देना। तो कसूर में उन्हीं का ठहराऊंगा, हम तो आज भी तैयार हैं। अब जब वो नहीं है, किसी ने यूट्यूब खोल लिया, कोई रेडियो में थोड़ा बहुत काम होता, वहां भी नहीं का बराबर है। नहीं तो क्या होता था, हर वीक में एक रेडियो, एक उर्दू और एक कश्मीरी प्ले चलता था अल्टरनेटली, और एक सीरियल तो चलता ही चलता था। टेलीविजन में भी यही था, एक उर्दू एक कश्मीरी और 2 सीरियल, एक कश्मीरी एक उर्दू, कंटिन्यूस काम कर रहे होते थे। एक कश्मीरी खत्म हुआ, दूसरा कश्मीरी शुरू हो गया, उर्दू खत्म हुआ, दूसरा कश्मीरी, और 13 एपिसोड का उनका एक इम्पैक्ट भी रहता था, और जिसको कहते हैं ना ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहता था। टीआरपी बनती थी, तब तो खैर टीआरपी कोई देखता नहीं था, इसको मेजरिंग का कोई सिस्टम था नहीं, आज है। लेकिन जो लोग जुड़े हुए थे, हम कोई भी मामूली प्रॉपर ऑडियंस हुआ करती थी, पक्की जी फिक्स ऑडियंस। हम कुछ अच्छा काम करते थे, हमें तारीफ मिलती थी, कुछ गलत करते थे, सड़कों में हमें लोग पकड़ते थे, ये क्या कर लो, ये ठीक नहीं था, ऐसे करो। मतलब हमारा कनेक्शन लोगों के साथ बहुत अच्छा था, और वो सब कनेक्शन ही टूट गया। बात करें आजकल की जनरेशन की, अब जो इस चीज में आना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज कुछ आप देना चाहोगे? जो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। जो नया शख्स इसमें जुड़ना चाहे, अब टेलीविजन का काम जो काम नहीं है, जो हमारे हाथ में है, थिएटर है, फिर फिल्म में आपको अपॉर्चुनिटी मिले वो आपका काम है, टेलीविजन में आपको नेशनल प्राइवेट चैनल्स में काम मिले वो आपकी किस्मत और आपका टैलेंट है। लेकिन थिएटर हम यहाँ बड़े अच्छे से कर रहे हैं। आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए। मैं इनसे अपना नंबर दे देता हूँ, तो आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप आइए, शौक से आइए। लेकिन हाँ, 1-2 शर्तें उसमें ज़रूर है। आपकी इंटरेस्ट बड़ी मजबूत होनी चाहिए, आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। हल्के मन से नहीं आइए, अच्छी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट लेके और स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन लेके आइए, हम आपका इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक साहब। जितनी बातें आपसे करी उतनी कम है, क्योंकि 74 से आप आर्टिस्ट है, तो जानने का बहुत मन करता है कि और कौन सा रोल किया। शुक्रिया शुक्रिया। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने। तो कभी फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, और जो बातें रहेंगी उसमें करेंगे। हाँ, जितनी भी बातें रह गई हो उसको हम किसी और टाइम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुश्ताक साहब, जिनके बारे में जाना, उनके जो ये डाइवर्स रोल्स है
उनके बारे में थोड़ी बहुत जो चर्चा है, बिहाइंड द सीन्स वाली बातें जानी, और साथ ही में एंड में जो यंगर जनरेशन है उनके लिए कुछ एडवाइस भी इन्होंने दी। फिलहाल ऐसे और कंटेंट के लिए आप देखते रहिए डेली उकाब। दीजिए अपनी मेजबान फजर फिलहाल को इजाजत। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।